कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। ऐसा लग रहा है सबको इस कार्यक्रम का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, क्यों है ना? तो इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और मैं नेहा लेकर आ गई आपका अपना कार्यक्रम चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली। तो बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि सबसे पहले हम सुनते हैं एक कहानी, और कहानी सुनने से पहले हम क्या करते हैं? बिल्कुल सही, देखते हैं कहानी से संबंधित एक चित्र और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहानी में है क्या। तो चलो देखें चित्र। तो बच्चों, इस चित्र को देखो, इसमें क्या क्या दिख रहा है? यहाँ कुछ रेत के टीले, सूखे झाड़, कुछ नागफनी के छोटे पेड़ और रेत ही रेत है। लेकिन बच्चों, सोचने वाली बात यह है, ये वाकई में रेत के टीले ही हैं या छोटी छोटी झोपड़ियां हैं? अरे, चित्र में मुझे किसी के कान भी दिखाई दे रहे हैं। ये कान किसके हो सकते हैं? चलो कहानी का नाम देखें, शायद इस बात का कोई सुराग वहां से मिल जाए। कहानी का नाम है चलता पहाड़। ओह, तो इस कहानी में कोई पहाड़ है जो चलता रहता होगा। पर क्या पहाड़ चल सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहाड़ की जगह कोई और हो जो पहाड़ जैसा ही हो पर पहाड़ ना हो? आपको क्या लगता है? चलो कहानी पढ़कर देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। इस कहानी को लिखा है मनोहर चमोली ने और इसके सुंदर चित्र बनाए हैं जितेंद्र ठाकुर ने। चलो इसे पढ़ें। एक था ऊंट, सबसे बड़ा, 2 कूबड़ वाला। ओ, तो ये एक ऊंट की कहानी है जिसके 2 बड़े बड़े कूबड़ हैं। चलो आगे पढ़कर देखते हैं। बड़ा था इसलिए इतराता था, अलग थलग रहता था। एक दिन जोर की आंधी आई, खूब मिट्टी उड़ी, ऊंट सोता रहा। उसके चारों ओर मिट्टी जम गई, पर कूबड़ बाहर थे। 2 कछुए वहां पहुंचे। वे कूबड़ को पहाड़ समझ बैठे। वे लोग चढ़ने और उतरने लगे। उन्हें मजा जो आ रहा था। अरे, ये दोनों कछुए तो ऊंट के कूबड़ को छोटे छोटे पहाड़ समझ रहे हैं। चलो आगे देखते हैं क्या हुआ होगा। तभी ऊंट की नींद खुली। वो हिला डुला और उठा। कछुए झट से कूदे, बोले, भागो, पहाड़ तो चल रहा है। ऊंट सोचने लगा, पहाड़ क्या होता है? एक दिन बहुत गर्मी थी। ऊंट जा बैठा पानी में, पर कूबड़ बाहर थे। 2 मेंढक आए। वे कूबड़ को पहाड़ समझ बैठे। शाम हुई, ऊंट उठा। मेंढक झट से कूदे, भागो, पहाड़ तो चल रहा है। ऊंट सोचने लगा, सब उसे पहाड़ क्यों बुला रहे हैं? बेचारे ऊंट का सोचना भी ठीक है कि भाई ये सब मुझे पहाड़ पहाड़ क्यों बुला रहे हैं, और ये पहाड़ आखिर होता क्या है? अब क्या होगा? क्या ऊंट को इस सवाल का जवाब कोई देगा, या ऊंट खुद से कुछ करने की सोचेगा? चलो आगे पढ़े। वह चल दिया पहाड़ ढूंढने। जंगल पार किया, नदी पार की, मैदान पार किया। चलते चलते रात हो गई। वह थक कर सो गया। रात को बर्फ गिरी। सुबह हुई तो चारों ओर बर्फ थी, पर कूबड़ बाहर थे। 2 चूहे वहां पहुंचे। वे कूबड़ को पहाड़ समझ बैठे, लगे उतरने चढ़ने। ऊंट की नींद खुली। वह उठा। चूहे झट से कूदे, बोले, भागो, पहाड़ तो चल रहा है।
तभी ऊंट की नजर सामने पहाड़ पर पड़ी। लो भाई, फिर से यहाँ भी ऊंट के कुबड़ को इस बार चूहों ने चलता पहाड़ समझ लिया। आपको क्या लगता है, ऊंट की जब नजर पहाड़ पर पड़ी तो उसने क्या सोचा होगा? चलो आगे पढ़ के देखते हैं। पहाड़ देखते ही ऊंट बोला, अरे बाप रे, इतना बड़ा ऊंट! अरे वाह! तो आखिर ऊंट की मुलाकात सचमुच के पहाड़ से हो ही गई। ऊंट ने भी पहाड़ को देखकर सोचा होगा कि इतना बड़ा भी ऊंट हो सकता है क्या भला? ऐसा बड़ा ऊंट तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। इसके कुबड़ भी बहुत बड़े बड़े हैं, पर इसका चेहरा और कान कहाँ है? अगर दिख जाते तो इसका नाम ही पूछ लेता। तो अब शायद ऊंट इसका पता लगा कर ही रहेगा। मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। मुझे यकीन है कि आपको भी अच्छी लगी होगी। लेकिन हमेशा की तरह आज भी कहानी को सुनकर मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने सुनी थी एक कहानी और मेरे मन में आए कुछ सवाल, और वो हैं कछुए, मेंढक और चूहों को ऊंट का कुबड़ पहाड़ क्यों लगा होगा? सोचिए सोचिए। वैसे मुझे लगता है कि ऊंट के कुबड़ भी बड़े बड़े थे। ऊंट के कुबड़ का रंग भी हल्का हल्का भूरा था, जैसे आमतौर पर पहाड़ या किसी बड़े टीले का होता है। और कुबड़ सख्त भी था, तो शायद इसलिए बेचारे कछुए, मेंढक और चूहों ने कुबड़ को ही पहाड़ समझ लिया होगा और लग गए होंगे खेलने। बच्चों, आपको क्या लगता है? अब जब ऊंट ने पहाड़ को ही ऊंट समझ लिया तो उसे कैसे पता चलेगा कि असली पहाड़ क्या होता है? इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा? मुझे लगता है कि बाद में शायद ऊंट पहाड़ के पास गया होगा और उससे आवाज लगाई होगी, अरे बड़े भाई, सुनते हो? क्या हाल है? या उससे बातें करने की कोशिश की होगी। पर जब पहाड़ कुछ नहीं बोला तो फिर उसने देखा होगा कि ऊंट के कुबड़ और पहाड़ तो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, पर ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है। हो सकता है उसने भी कछुए, मेंढक और चूहों की तरह पहाड़ पर चढ़कर और उतरकर देखा होगा। अच्छा बच्चों, क्या आप सोचकर बता सकते हो कि ऊंट ने और क्या-क्या तरीके अपनाए होंगे पहाड़ से बातें करने और ये जानने के लिए कि ये बड़ी सी चीज आखिर ऊंट है या कुछ और? सोचो सोचो बच्चों, कोशिश करो। आइए अब बारी है हमारे कार्यक्रम के दूसरे भाग की। याद है कहानी के शुरू की एक पंक्ति में लिखा था कि बड़ा था इसलिए इतराता था, अलग थलग रहता था। तो आज का हमारा शब्द है अलग थलग रहना। तो बच्चों बताओ, क्या आप लोगों ने भी सुना है ये शब्द? इसका मतलब है सबसे दूर दूर रहना, लोगों से कम बातें करना, किसी भी काम को अकेला ही करते रहना, किसी दूसरे को शामिल ना करना, या कहें कि किसी के दुख सुख में भागीदार भी ना होना। अरे हाँ, मुझे एक बात और याद आई। जब मैं छोटी थी तब एक बार की बात है, हमारी कक्षा में एक नई लड़की का एडमिशन हुआ। वो सबसे कम ही बात करती, लंच टाइम में भी अलग ही अपनी बेंच पर खाना खाती। सब उससे जब भी बात करने की कोशिश करते तो वो बहुत कम बात करती और कक्षा में भी अलग अलग बैठने की कोशिश करती। कक्षा के सभी बच्चे कहने लगे कि ये तो सबसे अलग थलग रहती है। फिर धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद वो मेरी दोस्त बन गई और सबके साथ मिलकर कक्षा में रहने लगी, साथ में खेलने लगी। क्यों बच्चों, आया समझ में अलग थलग रहने का मतलब? क्या ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ है?
क्या आप भी सोच सकते हो ऐसा ही कोई उदाहरण, कोई वाक्य जिसमें किसी के बारे में आपको लगा हो कि कोई अलग थलग रहता है या रहने लगा है? सोचो सोचो। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की ओर। बच्चों, आज आपको मैं एक नए खेल के बारे में बताऊंगी। ये खेल आसान तो है, साथ में बहुत ही अनोखा भी है। मैं आपको बताती हूँ कि ये खेल खेलना कैसे है। जैसे मेरा नाम तो आपको पता ही है, नेहा। मेरे नाम का पहला अक्षर है न। अब हमें करना ये है कि मेरे नाम के पहले अक्षर न की जगह अक्षर प बदलना है। अक्षर बदलने के बाद पर मेरा नाम क्या होगा? पेहा। पर ये केवल इस खेल के लिए ही है। इसको सचमुच में मेरा नाम मत मान लेना बच्चों। एक उदाहरण और लेकर इसे खेलते हैं। जैसे किसी का नाम है ममता, तो बताओ ममता शब्द का पहला अक्षर क्या है? हाँ, सही पहचाना, म। अब अगर ममता का नाम अगर अक्षर न से शुरू होगा तो सोचकर बताओ कि खेल में ममता नाम बदलकर क्या बन गया? कोशिश करो। शाबाश! अब ये बन गया नमता। बिल्कुल सही बच्चों। चलो अब खेल शुरू करते हैं। सोचो अगर कोई शब्द है कल, जिसकी पहली आवाज क को बदल देते हैं न से, तो अब नया शब्द बन गया। हाँ 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 बच्चों, बोलो बोलो। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अब एक और उदाहरण देखते हैं। अगर कोई शब्द है पानी, जिसकी पहली आवाज प को बदल देते हैं न से, तो अब नया शब्द बन गया। हाँ हाँ, सोचो सोचो बच्चों, बोलो 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 बोलो। नानी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो एक और उदाहरण देखते हैं। अगर कोई शब्द है चमक, जिसकी पहली आवाज च को बदल देते हैं न से, तो अब नया शब्द बन गया। हाँ हाँ, बोलो बोलो, सोचो सोचो बच्चों। नमक। बिल्कुल सही बच्चों, क्या बात है। अरे वाह, आपने तो बिल्कुल सही बताया वैसे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। बच्चों, अब आप इस खेल को समझ ही चुके हैं, तो फिर देर किस बात की? अब आप भी अक्षर न से अपना नाम, अपनी फैमिली या फिर परिवार के सदस्यों के नाम और हाँ, दोस्तों के नामों को भी बदलकर इस खेल को खेल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। तो क्या आप तैयार हैं? मिलकर एक नया खेल खेलें। आपको यहाँ कुछ अक्षर दिखाई देंगे, जिसमें से कुछ आपने पिछले एपिसोड में देखे हैं और कुछ नए होंगे, जैसे म, र, ग, प। अब इनमें जोड़ते हैं थोड़ी मात्राएं। मात्रा ई, मात्रा ओ। पहले अक्षरों को मात्रा ई से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। मी, री, गी, पी। अब अक्षरों को मात्रा ओ से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। मो, रो, गो, पो। बहुत बढ़िया बच्चों। हमेशा की तरह खेल को थोड़ा और मजेदार बनाएं। तो चलो इनको जोड़ जोड़कर शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले देखते हैं हमारे पास कौन कौन से अक्षर हैं। म, र, ग, प। मी, री, गी, पी। मो, रो, गो, पो। मैंने एक शब्द बनाया, मो और र से बना मोर। एक और प, र, म, क्या बना? परम। एक और म, ग और साथ में र अगर जोड़ दूं तो बना मगर। एक और बनाती हूँ, रो और म, क्या बना? रोम। एक और बनाते हैं, रो, म, न, क्या बना? रोमन। एक और बनाए, रो और ग को जोड़ दो तो बना रोग। प और र को जोड़ा बना पर। ग और म को जोड़ा बना गम। ग और प क्या बन गया? गप। चलो अब तुम्हारी बारी, जल्दी से शब्द बनाओ
और तुम्हारे पास रखी कॉपी पेंसिल में उन्हें लिख भी सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। आज हमने कहानी पढ़ी चलता पहाड़, जिसमें दो कुबड़ वाला ऊंट था। चलो इससे जुड़ी एक रोचक बात आपसे पूछती हूँ। पूछूं? बताओगे? तो बात यह है कि अगर कभी आपको 2 दिन पानी नहीं मिले तो क्या होगा? बोलो बोलो बच्चों। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो। हमें जोर की प्यास लगेगी और हमारा गला सूख जाएगा और हमारी हालत खराब हो जाएगी। क्यों? सही बोल रहे हो ना मैं? पर ऊंट के बारे में ये रोचक बात है कि ये रेगिस्तान और उसके तटवर्ती इलाकों में ज्यादातर पाया जाने वाला जानवर है और ऊंट लंबे समय तक, लगभग 30 दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। इसके अलावा पता है, इसकी पीठ पर बने कुबड़ में वसा जमी होती है जो ऊंट के शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। अब समझ आया आपको कि हमारा ऊंट अपने कुबड़ में क्या रखता है ना? ये भी एक रोचक बात। और भी बहुत सी रोचक बातें हैं ऊंट के बारे में, जैसे धूल या रेत भरे इलाकों में सामान को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाने के लिए ऊंट ही काम में आते हैं, क्योंकि ये रेत में बिना फंसे जल्दी जल्दी रेत पर दौड़ सकते हैं। इनके पैरों के पंजे होते ही हैं इतने कमाल के। शायद इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग पर, जो है बच्चों के शिक्षकों और अभिभावकों के लिए। आज हम बात करेंगे बच्चों में शब्दों की समझ के बारे में। आइए इसी पर चर्चा करते हैं हमारी विषय विशेषज्ञ डॉक्टर निधि विनायक से, जो रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट संस्था में सीनियर प्रोग्राम मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर निधि। नमस्ते डॉक्टर निधि, पढ़कर समझने की प्रक्रिया में शब्दों की समझ की क्या भूमिका है? दरअसल किसी भी लेख को पढ़कर समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को उसके अधिकतर शब्द मालूम हो, उनका अर्थ मालूम हो। ऐसे बहुत से शोध हैं जो हमें ये बताते हैं कि अगर बच्चों को किसी भी लेख के, या कोई भी वयस्क भी हो, कोई भी अगर आप लेख पढ़ रहे हो, तो 90% से ज़्यादा शब्द अगर आपको मालूम हो तभी आप उस लेख को पढ़कर समझ सकते हैं। तो सवाल ये है कि अगर 90 से 95% शब्दों का अर्थ पहले से पता हो तो भी कुछ शब्द तो रह जाते हैं जिनका अर्थ नहीं मालूम। उसमें होता यह है कि अगर आपको अधिकतर शब्दों का अर्थ पहले से पता हो तो एक आधे नए शब्द का अर्थ आप अनुमान भी लगा सकते हैं, उससे आपकी समझ पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको अधिकतर शब्द नहीं आते हों तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि तब आप पढ़कर आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर वो लिखा क्या है। और ये स्थिति हमारी प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को बहुत हद तक इस स्थिति का सामना करना पड़ता है। बहुत बार बच्चों को हम पढ़ना यानी डिकोड करना तो सिखा देते हैं, लेकिन शब्दों के अर्थ हमें ये लगता है कि बच्चे अगर पढ़ना सीख गए तो वह समझ तो खुद ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें जितना फोकस बच्चों को डिकोड करने में देना होगा, उतना ही फोकस इस पर भी रखना होगा कि बच्चे जो भी उसमें अपरिचित नए शब्द आ रहे हैं उन शब्दों को पढ़ें, उन शब्दों को समझें, उनका अलग अलग संदर्भों में उपयोग समझें और उनका अपने नए वाक्यों में उसका उपयोग कर पाएँ। तो अगर शब्दों का अर्थ नहीं मालूम होगा तो पाठ को समझना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अगर बच्चे में किसी शब्द की समझ विकसित हो गई है तो इसे आप कब मानेंगी? दरअसल किसी भी शब्द को लेकर भी समझ के अलग अलग स्तर होते हैं। इसी तरह से 4 स्तर ये विशेषज्ञ डेल एंड ओरोर्क ने बनाए हैं, जिसमें पहला स्तर तो यह है कि आपके सामने कोई अपरिचित शब्द आया और आपने कहा ना मैंने ये कभी सुना है और मुझे इसका अर्थ नहीं पता। दूसरा, जब कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई शब्द सुना होता है और जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये अर्थ मुझे नहीं पता लेकिन मैंने ये शब्द सुना है। ये भी एक स्तर है। इसके ऊपर फिर अगला जो स्तर है वो ये कि आपने किसी शब्द को पढ़ा या सुना और आप ये कहें कि इसका अर्थ तो मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ अगर तुम इसका वाक्य में प्रयोग करोगे तो मैं बता सकती हूँ कि इसका अर्थ क्या होगा, तो मैं अंदाज़ा तो इसके अर्थ का अंदाज़ा लगा सकती हूँ।
और एक है जो सबसे ऊपर का स्तर है वो ये कि आप कोई भी शब्द को लें तो आप उस शब्द के उपयोग को जानते हैं, आप उस शब्द के अलग अलग संदर्भ में वो कैसे बदलता है आप उसके बारे में जानते हैं, आप उस शब्द को अपनी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सबसे ऊपर का स्तर है। तो किसी भी बच्चे ने शब्द को समझ लिया है, ये हम तभी मान सकते हैं जब वो बच्चा उस शब्द को लेकर उसको अपनी भाषा में प्रयोग कर सके, जब उस शब्द को अलग अलग संदर्भों में वो कैसे बदलेगा, उसका उपयोग कैसे बदलेगा, जब वो उसको समझ सके, तभी हम कह सकते हैं कि बच्चे ने वो शब्द को असल में समझ लिया है। और किसी भी बच्चे के लिए किसी भी नए शब्द को उस गहराई में समझ पाना, उसका प्रयोग कर पाना, इसके लिए ज़रूरी है कि वो तकरीबन 5-6 से लेके 14-15 बार तक बच्चे के सामने अलग अलग संदर्भों में आना चाहिए। तो कई बार हम लोग ये गलती कर जाते हैं कि हमने एक शब्द का अर्थ बता दिया और फिर हमें लगता है कि अब तो बच्चे को आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत से शोध हैं जो हमें बताते हैं कि एक बार बता देने से बच्चा शब्द के अर्थ के ऊपरी स्तर तक नहीं पहुंच सकता। उसके लिए बहुत बार वो शब्द अलग अलग संदर्भों में उसके सामने आना चाहिए, उसको उस शब्द का उपयोग करने का मौका मिलना चाहिए, बार बार होना चाहिए। तभी हम ये जानेंगे कि बच्चा जो है वो उस शब्द को असल में समझ पाया है, उसका प्रयोग कर पा रहा है। बच्चे अपने घर परिवेश में भाषा स्वतः ही सीखते रहते हैं। वे जब विद्यालय जाते हैं तब भी उनके पास एक विस्तृत शब्द भंडार होता है। तो क्या हमें बच्चों के साथ शब्दों की समझ पर कार्य करने की जरूरत है या इसे छोड़ देना चाहिए कि बच्चे तो स्वतः ही इसे सीख जाएंगे? दरअसल शब्द भंडार विकसित होने के लिए ये दोनों ही चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। एक और तो हमारे बच्चों को अगर भाषा का अनुभव मिले, विस्तृत भाषा अनुभव मिले, तो वे मौखिक तौर से अनायास ही बहुत से शब्द ग्रहण कर लेते हैं, अपने आसपास के माहौल में बड़ों को सुनते हुए उन शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और उनका शब्द भंडार बढ़ता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनका हम मौखिक भाषा में प्रयोग नहीं करते। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो अधिकतर लिखित पाठ्य पुस्तकों में या लिखित लेखों में नज़र आते हैं। ऐसे शब्द जो उनकी भाषा का हिस्सा नहीं है, जो बच्चे बोलचाल की भाषा में नहीं उपयोग करते, ऐसे शब्दों का प्रत्यक्ष तौर पर शिक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिर्फ ये मान लेना कि बच्चे तो सुनते सुनते नए शब्द सीख ही लेते हैं, ये काफ़ी नहीं है। बच्चे सुनते हुए नए शब्द सीखते ज़रूर हैं, लेकिन अगर उनको लिखित सामग्री को पढ़ के समझना है तो ऐसे शब्द जो नए हैं, ऐसे शब्द जो ज़्यादातर लिखित सामग्री में उपयोगी होते हैं, उन शब्दों का स्पष्ट तौर पर शिक्षण करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर निधि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्ते। तो ये थी हमारी विषय विशेषज्ञ डॉक्टर निधि विनायक। मुझे यकीन है कि हमारी ये चर्चा आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे यकीन है कि आज सभी ने खूब एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे एक और प्यारी सी कहानी के साथ और रोचक खेलों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।